वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 2 मार्च 2022 है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पॉजिटिव कमेंट ऑन दिस न्यू थंबनेल। आपको काफ़ी पसंद आया है और ये स्किल जो है वो मैं धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूं, तो आपको पसंद आया, दैट मीन्स आई एम गेटिंग देयर स्लोली। चलिए आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश की एक बहुत ही फेमस फिनटेक का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, राइट। फिनटेक एक स्टार्टअप है हमारे देश में और इसके को फाउंडर हैं अशनीर ग्रोवर। अशनीर ग्रोवर साहब ने ये जो स्टार्टअप कंपनी है उसमें से रेजिग्नेशन दे दिया है। तो बताइए इस कंपनी का नाम क्या है? 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर। फोन पे, भारत पे, पेटीएम या फिर गूगल पे। द राइट आंसर इज भारत पे। यह टॉपिक आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग पिछले कुछ महीनों से इस विषय के साथ जुड़ी हुई कुछ ना कुछ चीजें आपको फ्रंट पेज पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, राइट, मिंट न्यूज़पेपर, ये सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर इसके साथ जुड़ी हुई, इस विषय के साथ जुड़ी हुई जो बातचीत है वो हमें देखने को मिलती थी। तो भले ही आप एक प्राइवेट कंपनी है, उसकी बहुत सारी डिटेल्स आपको पता नहीं होनी चाहिए, राइट, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि भारत पे के को फाउंडर्स कौन है। तो अशनीर ग्रोवर, अब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। रेजिग्नेशन क्यों दिया है? तो उन्होंने अपने पत्र में यह लिखा है कि ये जो कंपनी है उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या होता है कि स्टार्टअप के ज़माने में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो एक लेवल तक पहुंच जाती है। एक नया आइडिया जो है वो काफ़ी फेमस हो जाता है, बहुत सारे बिजनेसेस, उसके बहुत सारे कस्टमर्स उनको मिलने लगते हैं। तो अब कंपनी जो है वो नेशनल लेवल तक और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना चाहती हैं। तो उस टाइम पर वो इन्वेस्टर्स ढूंढती हैं। इन्वेस्टर्स इज लाइक एक बिजनेस जो होता है। मान लीजिए कि आपने एक आइसक्रीम की दुकान खोली। अब आपके द्वारा बनाई गई जो 4-5 आइसक्रीम की वैरायटीज हैं ये काफ़ी फेमस होने लगी हैं और अब आप चाहते हैं कि आप एक और ब्रांच आपके ही शहर में खोलें। आप सोचेंगे कि चलो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, 10 लाख रुपए का खर्च होगा। 10 लाख रुपए आपके पास हैं। सेकंड ब्रांच भी बहुत अच्छी तरह चलने लगी। फिर आप थर्ड ब्रांच खोलने के बारे में सोचते हैं। फिर कुछ लोग, आपके कस्टमर्स जो हैं वो आते हैं और कहते हैं कि हमारे शहर में भी अगर आप ब्रांच खोलना चाहें तो हम आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। तो आप सोचेंगे कि अगर मेरा आइसक्रीम जो है वो आजू बाजू के एरिया में फेमस होने लगा है तो चलिए मैं अपनी जो फ्रेंचाइज कहते हैं वो देने लगते हैं आप। फिर देखते ही देखते आपका जो ये बिजनेस है वो, अब इसकी डिमांड जो है वो नेशनल लेवल पर भी आपको लग रही है कि अगर इसको मैं दूसरे राज्यों में भी ऐसे स्टोर्स खोलूं तो चलेगा। तो फिर अब उतने पैसे आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप बड़े इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेंगे, इन्वेस्टर्स को अपना आइडिया दिखाएंगे, कहेंगे कि ये है हमारा ग्रोथ, सारे डॉक्यूमेंट्स, जो एनालिटिक्स होते हैं कि कब आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या आप करते हैं, ये वो। और कोई इन्वेस्टर कहेगा कि चलिए मैं आपके बिजनेस में इतने करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, हम ये करेंगे वो करेंगे और पूरे देश में हर एक बड़े बड़े शहर में 2-3 स्टोर्स जो हैं वो हमारे आइसक्रीम के होंगे और इतने पैसे हमें मिलेंगे। तो अब इन्वेस्टर आ गए, तो एक प्रकार से आपके बिजनेस में एक पार्टनर आ गया। अब क्योंकि उस व्यक्ति ने पैसा इन्वेस्ट किया, आपके पास पैसा नहीं थे, आपके पास आइडिया था, बिजनेस चल रहा था। अब इन्वेस्टर आ गया तो इन्वेस्टर क्या करेगा? वो अपने भी कुछ व्यू पॉइंट्स लेकर आएगा। इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी कुछ डिसीजंस वो भी लेगा। इन्वेस्टर्स जो है वो भी कहेगा कि हमें इस डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए, ये वो एक्सेट्रा। तो बहुत सारी जगहों पर जो क्लैशेस हैं वो होते रहते हैं। चीज़ें जो हैं वो बाहर नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हर एक जगह पर ऐसा होता है, लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं जो भारत पे के साथ हुआ है या फिर भारत पे में जो चल रहा है। तो ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिलती है कि फाइनली जिस व्यक्ति ने जो कंपनी की स्थापना की थी उसी व्यक्ति को उस कंपनी छोड़कर निकल जाना पड़ता है। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है उस विषय पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ यही बता रहा हूं कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये तो आपको पता चल गया कि ये हैं अशनीर ग्रोवर। दूसरे जो व्यक्ति हैं को फाउंडर भारत पे के, उनका नाम आप याद रख लीजिए। उनका नाम है शाश्वत नकरानी। शाश्वत नकरानी, राइट। तो ये उनके दूसरे को फाउंडर, उनका नाम है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। क्या आपको पता है कि हाल ही में टाटा ग्रुप ने
एयर इंडिया के लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम डिक्लेयर किया था। फरवरी में यह नाम डिक्लेयर हुआ था और ये कहा था कि 1 अप्रैल से ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो एयर इंडिया जो है उसकी कमान संभालेंगे, इज गोइंग टू बी द सीईओ। तो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करेंगे। लेकिन ये जो सीईओ हैं जिनका नाम अनाउंस हुआ था, उन्होंने इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने से डिक्लाइन कर दिया है क्योंकि उनके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से कुछ विरोध हमें देखने को मिला है। तो बताइए कि ये व्यक्ति कौन है जिन्होंने एयर इंडिया की इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर और ये जो तस्वीर हैं शायद आपको पता हो, नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनका नाम है इल्कर आइख। इल्कर आइख, ये AYCI है तो इसको आईची या फिर आइकी नहीं, इसको इनको कहते हैं इल्कर आइख। एज फार एज आई नो, मुझे यही प्रोनाउंसिएशन पता है। मैंने कोशिश भी की थी कि इनके राइट प्रोनाउंसिएशन को ढूंढूं। ये टर्किश नेम है और ये जो व्यक्ति हैं ये ऑलरेडी टर्किश एयरलाइन के चेयरमैन थे फ्रॉम 2015 टिल नाउ। 2022 तक आप कह सकते हैं वो टर्किश एयरलाइन के चेयरमैन थे। और टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है रेचेप एर्दोआन, अगेन ये टर्किश नेम है तो इनका प्रोनाउंसिएशन रेगुलर इंग्लिश शब्दों से अलग होता है। इनको आप रेकेप नहीं रेचेप कहते हैं और इर्दोगान नहीं कहते, हम इनको कहते हैं इर्दोआन। जी जो है वो साइलेंट है इसमें। अगेन आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस एरिया, ये जो प्रोनाउंसिएशन वाला एरिया है उसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि राइट प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरी समझ से यही प्रोनाउंसिएशन है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये है कि द राइट ऑप्शन इज ए। और टाटा ग्रुप ने इनका नाम अनाउंस किया था और टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है, एन चंद्रशेखर। जो बी ऑप्शन बी है वो टाटा सन्स के चेयरमैन है। ठीक है, मूविंग ऑन। नेम द बिगेस्ट बैंक ऑफ रशिया। अब ये तो आपको पता होना ही चाहिए, एटलीस्ट रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं उनसे तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता हो। और लाइव चैट में बताइए। आई एम वेटिंग फॉर लेट्स से अनदर 1 मिनट। मैं 1 मिनट तक यहां पर कुछ नहीं बोलूंगा, तो 1 मिनट का टाइम जो है वो वी विल स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन इज के रशिया की सबसे बड़ी बैंक जो है इसका नाम क्या है। मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी फिलहाल ये प्रीमियर देख रहे हैं तो लाइव चैट का ऑप्शन आपके लिए खुला है और लाइव चैट ऑप्शन में जो भी राइट ऑप्शन है ये बताइए। प्लीज गूगल मत कीजिएगा इसको, राइट। 1 मिनट के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो गूगल कर लेंगे। आई डोंट वांट यू गाइस टू गूगल इट, आई वांट यू गाइस टू रिकॉल इट। मैंने आपको इसका लोगो भी दिखाया था इस बैंक का, और मैंने उस टाइम पर यह भी कहा था कि फ्यूचर में जब ये लोगो आपके सामने आएगा तो आपको इस बैंक का नाम जो है वो याद आ जाएगा। ये रशिया की सबसे बड़ी बैंक है, राइट। तो दैट्स इट। 5 4 3 2 1 0। इस रशिया की सबसे बड़ी बैंक का नाम है स्पर बैंक, राइट। स्पर बैंक ये रशिया की एसेट वाइज सबसे बड़ी बैंक है। सो दिस इज नंबर 1 और यही है इसका राइट आंसर। इसका लोगो आपकी स्क्रीन पर है एज यू कैन सी। और ये VTB जो है दिस इज सेकंड लार्जेस्ट। हम इन बैंक्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच में इश्यू चल रहा है तो सैंक्शंस ये स्विफ्ट सिस्टम में से निकालने की बात जो है वो हो रही है। और इसमें अब लिस्ट आया है कि स्पर बैंक जो है उनको निकाला जाएगा, फिर ये गैसप्रोम बैंक इसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे, या फिर सैंक्शंस इन द सेंस कि इनको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला जाएगा। सेम थिंग गोज फॉर VTB एंड VEB एज वेल। ये चारों की चार जो है ये रशिया की बैंक है। नंबर 1 इज बिगेस्ट इज स्पर बैंक। एक और प्रश्न आपके लिए, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट करके बताइए इंडिया की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है। ओके डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यूज आइटम। आगे बढ़े उससे पहले
You can connect with me via social media, Facebook, Insta, Twitter. लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए check out my Telegram channel. Do check out my motivational podcast Curiously Forever. ये सभी बड़े podcast platforms पर available हैं. Don't forget to subscribe to both my channels, Curiously Forever and Curiously Education. Nalanda, na alamda. That means no stopping of the gift of knowledge. Gift share this video and PDF with other students. Share this video and hit the like button and stick your answer as well as a review in the comment section. Do let me know about the review. आपको ये वीडियो कैसा पसंद आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे. I want to know from you guys. Export demand for Indian food. I'm going to be very quick now. मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं तो इसकी वजह से जो हमारा गेहूं है, फिर कॉर्न और स्पाइसेस की डिमांड, एक्सपोर्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है. इंटरनेशनल कमोडिटी की प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की. और इसके पीछे वीट की बात करें तो वन ऑफ द मेन रीज़न क्या है पता है? दुनिया का सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? इट्स रशिया. दुनिया का 18% जितना गेहूं यानी कि वीट जो है वो रशिया पैदा करता है. तो रशिया से अगर सप्लाई कम होती है तो वीट की डिमांड और वीट की प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगी. ऑफ कोर्स कंडला पोर्ट में पहले प्राइस 2200 रुपीज़ थी पर क्विंटल. पिछले 4 दिनों में ये लगभग 2400 तक पहुंच गई है. और दूसरे प्रोडक्ट्स की भी प्राइस बढ़ रही हैं. भारत में सबसे बड़ा स्टॉक जो है वीट का वो गवर्नमेंट एजेंसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन इट इज़ नॉट एक्सपोर्टिंग द कमोडिटी. दूसरे लोग जो हैं इसको एक्सपोर्ट करने लगे हैं और इसकी वजह से हमारे देश में वीट की प्राइस जो है वो बढ़ रही है. इंडस्ट्री का कहना यह है कि 21 रुपीज़ पर किलो प्राइस थी, अब ये 24 रुपीज़ पर किलो तक पहुंच चुकी है. ये कल का आंकड़ा था, ट्यूसडे का आंकड़ा. वेंसडे का आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो रोलर फ्लावर मिलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं अंजनी अग्रवाल, उनका कहना यह है कि अगर सरकार ने एक्सपोर्ट्स पर ब्रेक नहीं लगाई तो हमारे देश में इसकी शॉर्टेज, वीट और इन सारे प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो सकती है. H1B वीज़ा. अब ये टॉपिक जो है H1B वीज़ा मेरे और आपका उतना काम का नहीं है, तो मैंने क्यों इस टॉपिक को आज हमारे टेबल पर रखा है? ये कुछ आंकड़े सामने आए हैं. मैं ये आंकड़े नहीं पढ़ने वाला हूं. मैं चाहता हूं कि आप इन आंकड़ों को पढ़ लीजिए. बेसिकली ऐसा है कि अब इसकी जो एप्लीकेशन की डेट है वो आने वाली है और सरकार जो है वो एक्सेप्ट करेगी और लास्ट ईयर के कुछ पेंडिंग थे उनके सॉर्ट आउट किया जाएगा वगैरह वगैरह. लेकिन H1B वीज़ा जो है दैट इज़ नॉट जस्ट ए वीज़ा सिस्टम. रिमेंबर, आई वॉन्ट यू गाइज टू पे अटेंशन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जानबूझ के ये चीज़ें मैंने लिखी नहीं है, क्योंकि अगर लिख लेता तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो PDF को डाउनलोड कर लेते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो PDF में से मटेरियल बनाकर बेचते हैं. लेकिन ये उन्हीं स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलेगा जो आज ये वीडियो देख रहे हैं. दोस्तों, अमेरिका का सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है, अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार जिसको मैं कहूँगा एक मैग्नेट है जो चुंबक की तरह काम करता है, दैट इज H1B वीज़ा. दुनिया के सबसे टैलेंटेड, दुनिया के सबसे स्किल्ड लोगों को मैग्नेट की तरह अपनी तरह खींच लेने का अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है तो दैट इज H1B वीज़ा. USA में दुनिया भर के सबसे टैलेंटेड लोग जो हैं वो H1B वीज़ा अप्लाई करके USA चले जाते हैं, वहाँ पर सेटल हो जाते हैं. और इसकी वजह से ही USA में गूगल और जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, एप्पल ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, इसके अलावा जो भी बड़े नाम्स आपको याद आ रहे हैं वो सारे के सारे नाम में देख लीजिएगा, वहाँ के कल्चर को देख लीजिएगा. यू विल फाइंड सम चाइनीज पीपल वर्किंग देयर, यू विल फाइंड इंडियन पीपल वर्किंग देयर. आप देखेंगे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो भी अलग अलग देश हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग, इंग्लैंड के लोग, मिडल ईस्ट के इम्पोर्टेंट और ऐसे स्किल्ड लोग जो हैं वो, अफ्रीका के स्किल्ड लोग, साउथ अमेरिका के स्किल्ड लोग जो हैं वो H1B वीज़ा अप्लाई कर करके USA जाते हैं. तो USA का जो एक इनोवेशन है, USA की R&D और इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज जो दुनिया भर पर राज करती है. हकीकत में अगर आप देखें तो देश के नहीं, कंपनीज की दुनिया के अलग अलग देशों पर, उनकी आदतों पर कंपनियों का राज है. दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर पीने का स्वच्छ पानी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको रेस्टोरेंट में और बहुत सारी जगहों पर फ्रिज में कोका कोला मिल जाएगी, पेप्सी मिल जाएगी.
ये यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर रात को लोगों को भूखा सोना पड़ता है, लेकिन वहां पर यूएसए की चॉकलेट्स जो हैं, कैलोरी रिच चॉकलेट्स आपको मिल जाएगी। जितनी कैलोरी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा कैलोरी आपको मिल जाएगी, आपका पेट भर जाएगा। ऐसी चॉकलेट्स अवेलेबल हैं, राइट। मैकडोनल्ड्स आप देख लीजिए, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स और केएफसी, ये तो खाने पीने की बात है। फिर दूसरे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ तक कि हमारे कल्चर के ऊपर भी उनका एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट है यूएसए की कंपनीज का। आप देख लीजिए हम क्या पहनते हैं, जीन्स, राइट। अब हमारे देश का ज़्यादातर पोर्शन जो है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में आता है, तो यहाँ पर जीन्स जो है वो आइडियली पहनना जो है वो जीन्स शुड नॉट बी द राइट क्लोथिंग। और ऐसा नहीं है कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, मैं भी जीन्स पहनता हूँ, मेरी भी आदत है, राइट, कि आई ऑल्सो वेयर जीन्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप देखिए कि जीन्स और ये सारी चीज़ें मीन्स यूएसए से शुरुआत हुई और कल्चरली भी एक डोमिनेंस है, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो H1B वीज़ा जो है उसके साथ जुड़ी हुई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ आज, मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एक अदर साइड है जिसके ऊपर हम कभी फोकस ही नहीं करते। मैं और आप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप इसको ब्रेन ड्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। ब्रेन ड्रेन, एक बहुत ही स्किल्ड व्यक्ति देश को छोड़कर दूसरे देश में जब सेटल हो जाता है तो उस यूएसए के लिए ये ब्रेन गेन हो गया, उनको तो ब्रेन मिल गया, लेकिन हमारे यहां से तो ड्रेन हो गया, वो चला गया वो व्यक्ति। जस्ट इमेजिन कि एपीजे कलाम साहब जो हैं वो भारत को छोड़कर अगर यूएसए चले जाते तो क्या होता। जस्ट वन एग्जाम्पल है ये, राइट। और जो जा रहे हैं उनको आप नफरत की निगाह से मत देखिएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि वो बुरे लोग हैं, ऐसा आई एम नॉट सेइंग एट ऑल, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत सारा पैसा कमाकर भारत भेजते हैं, रेमिटेंस मिलता है भारत को। तो प्लीज ये नेगेटिव अप्रोच मत रखिएगा। आपको तो ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखना है, एक बड़े पर्सपेक्टिव से, नेशनल लेवल पर आपको इसको देखना है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा या फिर ब्रेन गेन हो रहा है। और ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम ब्रेन ड्रेन को रोक सकें, और क्या चीज़ें ऐसी भारत कर सकता है जिससे हम ब्रेन गेन कर सकें। क्योंकि अगर आप भारत के इतिहास में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया के सभी बड़े बड़े देश के, बड़े छोटे देश के टैलेंटेड लोग जो हैं वो एक समय पर भारत आ रहे थे, और इसकी वजह से भारत में अलग अलग फ्लेवर्स, व्हेन आई से फ्लेवर्स आई मीन टू से कल्चर और युद्ध के और बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग जो फ्लेवर्स और शेड्स हमें देखने को मिले, जो हमारी तरक्की हुई was because of this brain gain। सेमीकंडक्टर चिप के साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी अपडेट। भारत ऑफ कोर्स चाहता है कि हम सेमीकंडक्टर का हब बने। इस जो स्कीम है उसके बारे में भी हमने बात की थी, पॉलिसी के बारे में। और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो सेमीकंडक्टर चिप हैं उस इंडस्ट्री में जो सप्लाई चेन है उसमें डिस्ट्रप्शन हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर इसकी हमें इम्पैक्ट देखने को मिली। सरकार ने ये कहा है कि 5 एप्लीकेशंस जो हैं उनको सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन का जो बिजनेस है, तो 5 एप्लीकेशंस मिले हैं। टोटल $20.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं, और सरकार ने $10 बिलियन की एक स्कीम लॉन्च की थी। 3 कंपनीज जो हैं वो सेमीकंडक्टर फैब्स बनाने वाले हैं, और 2 कंपनीज जो हैं वो डिस्प्ले फैब्स बनाने वाले हैं। एंड इस चीज़ को लेकर जो है वो हमारा रोड मैप क्लियर है। हमें geopolitically as well as economically we have to make sure कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। दिस इज व्हाट वी आर एस्पायरिंग फॉर। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है 7, राइट। तो 7 नाम आपकी स्क्रीन पे हैं। BSE, NSE, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन। आज का प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट जो है वो रशिया के अटैक से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसका नाम क्या है बताइए। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट। 100 से भी ज़्यादा पॉडकास्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं, एंड सम मोर आर इन पाइपलाइन। And don't forget to subscribe to my channel. Please do share this lecture with other people. I want you guys to take it to 100 views per day. इतना 1000 views per day, अभी 200-250 तक हम चल रहे हैं। तो अगर आप शेयर करेंगे तो ये सीरीज जो है वो 1000 व्यूअर्स पर डे अट्रैक्ट कर लेकिन आई एम श्योर, मीन्स मैं तो कहूँगा कि एटलीस्ट 50,000 पर डे होने ही चाहिए इसके। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है, दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड।
ऐसी सीरीज अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर, लेकिन लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। तो दोस्तों आप ही ये चीज कर सकते हैं, तो प्लीज इसको कीजिएगा। इट विल बी अ बिग हेल्प टू क्यूरियसली फैमिली। एंड वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, स्टिक योर आंसर एज वेल एज रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।